नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। 11 ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करने वाले हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से रिलेटेड होगा। ठीक है, और ये हम लोगों का यह तीसरा वीडियो है। तो अगर आप पिछला 2 वीडियो नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत बात बताया गया है जो इस वीडियो में भी काम में आने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला सवाल हम लोगों का देखिए क्या कहता है कि 2, 10, 20 का लस और मस का अनुपात बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2, 10 और 20 का लस और मस निकाल लेना है, एलसीएम और एचसीएफ। किसका जी? 2, 10 और 20 का। तो हम क्या करेंगे, 2 का अभाज्य गुणनखंड जो कि क्या लिखाएगा, 2 गुने 1। फिर 10 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए जो कि क्या हो जाएगा, 2 गुने 5। फिर 20 का कर दीजिए जी जो कि हो जाएगा 2 गुने 5। अब हम क्या करते हैं, अगर हम देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पहले लस लिखा गया तो हम पहले लस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता था, याद कीजिए, एलसीएम में हम लोग जो तीनों में मिलता था उसको लिखा करते थे। तो देखिए ध्यान से, ये 2 और ये 2 तीनों में है तो यहाँ 2 लिखेंगे, गुने फिर 2 को में मिलेगा फिर भी लिखेंगे। देखिए याद रखिएगा, जब हम एलसीएम निकालते हैं खासकर 3 संख्याओं का, तो जब 2 में भी मिल रहा है फिर भी हमें लिखना होता है। ठीक है, तो ये और ये भी लिखाएगा एक बार 5, और फिर जो नहीं मिला उसको भी लिखना होता है, यानी ऐसा। तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 20। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और एचसीएफ में क्या होता है, जो ध्यान से समझ लीजिएगा, एचसीएफ में क्या होगा, तीनों में मिलेगा वही लिखाएगा। और तीनों में क्या मिल रहा है, यहाँ तीनों में मिल रहा है केवल 2। तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से, 2, तो बस 2 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में देखिए 2 में मिला फिर भी लिखा गया था, एचसीएफ में नहीं, एलसीएम में मिलेगा लिखाएगा, एचसीएफ में नहीं, तीनों में मिलेगा तभी। तो एक ही को तो था ये 2 जो तीनों में मिला, यानी एलसीएम आया 20, एचसीएफ आया 2। अब क्या बोला, मसो बताओ, तो कितना आया है जी, देखिए लसो हम लोगों का आया है 20, और मसो कितना आया वो आप खुद देख लीजिए, 2। अनुपात बोला तो क्या करेंगे, अनुपात कर देंगे, तो 20/2। ध्यान से समझ लीजिए, पहले लस था तो पहले हम लोगों ने देखिए यहाँ पे पहले यहाँ लस लिखा हुआ है तो पहले लस का मान लिखे, फिर मस तो मस का मान लिखे। अनुपात का मतलब जानते ही हैं, बटे में बस लिख देना होता है। अब पहले इसको काट दीजिए, कटेगा तो देखिए ये इसको काट दिया 10 बार में, तो ये क्या हो गया जी, देखिए ये हो गया 10/1। हो नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसको अनुपात में लिखिएगा तो 10/1, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है मेरा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। 65 और 117 का मस, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और ये जितना भी देखिए, अभी ये तीसरा वीडियो आपके सामने जा रहा है। तीनों वीडियो में जो भी सवाल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सब सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। मान के चलिए आगे फिर बहुत सारा ऐसा सवाल हम देंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ नहीं भी होगा, हालांकि एग्ज़ाम में इसी तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी सवाल है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कहा जा रहा है 65 और 117 का जो मस है, जो एचसीएफ है, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं अगर, तो m का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि 65 और 117 का मस को इस रूप में लिखा जा रहा है, तो पहले पता तो चले कि इस दोनों का मस क्या है, तब तो आप इसको इस रूप में लिखिएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। तो आप चाहें तो भाग विधि से भी इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 मर्त में 65, 2, 5, तो यहाँ हो जाएगा 65, 1 मर्त में 52, 3, 6 में 5 चला जाएगा तो 1, 52 और 4 में 52। देखो ऑब्जेक्टिव है ना, रफ में कुछ भी कर लीजिए, कौन रफ देखने वाला है आपका। तो एचसीएफ देखिए ये आ गया है ना। एचसीएफ जब हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं, याद कीजिए यूक्लिड विभाजन में भी आप ये काम करते होंगे, तो ये एचसीएफ हमारा होता है ना। कुछ बच्चा इसको एचसीएफ बोलता है ना, ये मेरा एचसीएफ हो गया। यानी जो सवाल में कहा जा रहा था बउआ, सवाल में जो कहा जा रहा था आपका कि भाई 65 और 117 का जो एचसीएफ है उसको हम इस रूप में लिख रहे हैं, यानी कि 65 m घटाव 117 बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों का एचसीएफ। और इस दोनों का एचसीएफ क्या आया अभी देखिए 13। सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये देखिए माइनस में है, इसको उस साइड भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 65m बराबर
13 तो पहले से था प्लस 117, ठीक है। तो 65 m बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 17 3 20 30 यानी 130 बउआ। तो m बराबर क्या हो जाएगा 130/65। ये देखो ध्यान से, ये गुना में था 65, यहाँ इधर आके भागा में चला गया। और जब ये इसको काटेगा देखिए ध्यान से 2 बार में, तो m का मान हम लोगों का देखिए क्या आ गया 2 आ गया। यानी इस सवाल का सही जवाब बी है 2, ठीक है। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम है तो इस सवाल को आप 2 बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, सेम ये रिपीटेबल सवाल है बुआ कि सबसे छोटा अभाज्य और सबसे छोटा भाज्य का गुणनफल, यानी सबसे छोटा अभाज्य और सबसे छोटा भाज्य को गुना कर दीजिए। सबसे छोटा अभाज्य बुआ 2, बार बार बता रहे हैं, और सबसे छोटा भाज्य आपका क्या है 4, दोनों को गुना कीजिए, क्या आएगा 8, यानी ये मेरा सही जवाब हो गया। आगे बढ़िए। कहा जा रहा है कि यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उसका मौसम क्या होगा। ये भी हम बार बार बता रहे हैं, कितनों अभाज्य संख्या आ जाए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम 1 होता है। तो P Q यहाँ अभाज्य, यानी घुमाकर बस आपसे यही पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्या है तो उसका मौसम कितना होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जी देखिए 1, यानी ऑप्शन ए मेरा सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखिए। इसमें देखिए एक आ गया कि भाई ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सह अभाज्य संख्या आपका कौन सा है, ठीक है। क्या है सह अभाज्य संख्या, तो समझिए सह अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। और देखो एक शब्द यहाँ यूज किया गया है युग्म, क्योंकि सह अभाज्य संख्या जब भी आपको मिलेगा युग्म मिलेगा, मतलब जोड़ा 2 हमेशा मिलेगा। जैसे आप जूता खरीदते हैं तो हमेशा 2 युग्म में खरीदते हैं कि नहीं, तो ये बात है। तो सह अभाज्य संख्या का वो क्या परिभाषा होता है। सह अभाज्य संख्या का मतलब अगर हम आपकी भाषा में समझाना चाहें तो 2 ऐसा अंक जिसको हम अगर बटे में लिख दें, जैसे मान लो 2/5, तो क्या ये आपस में कटेगा, नहीं कटा। यानी 2 और 5, यानी मतलब 2 और 5 क्या है, अगर हम बोल दें 2 और 5 क्या, तो बोलिएगा सह अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि ये आपस में नहीं कटा। ऐसे इसका किताबी टेक्निकल टर्म क्या हो जाता है, अगर परिभाषा के दृष्टिकोण से देखिएगा तो इसका उभयनिष्ठ जो होता है ना, वो दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। सार्व गुणनखंड हम जिसको बोल सकते हैं। जैसे कि हम 12 लिखते हैं तो 12 किससे किससे भाग लग सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो ये 12 का फैक्टर कहला सकता है, ये 12 का गुणनखंड कहला सकता है, ठीक है। लेकिन चलो एक और ले लेते हैं इसमें 16 किससे किससे भाग लगेगा, 1 से, 2 से और 4 से, 8 से और 16 से। तो ये 16 का फैक्टर हो गया और ये 12 का फैक्टर हो गया। अब आप क्या कीजिए, दोनों में मिलाइए कि भाई दोनों में वो कौन सा फैक्टर है जो दोनों में मिल रहा है। तो देखिए दोनों में क्या मिला, 2 देखिए मिल रहा है, 4 देखिए मिल रहा है, यानी 12 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, सार्व गुणनखंड क्या हो गया 2 और 4। एक तो भाई सबका होता है, एक के बारे में चिंता नहीं करना है, 2 और 4, यानी कि 12 और 16 सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका सार्व गुणनखंड 2 और 4 आ गया। सह अभाज्य संख्या वही होगा जिसका सार्व गुणनखंड क्या है 1 आए। समझे कि नहीं समझे, यानी कि 12/16 लिखेंगे देखिए तो ये कट जाएगा, किससे कटेगा, इसका जो कॉमन फैक्टर है 2 और 4, 2 और 4 से 12/16 कट सकता है। अगर इसका कॉमन फैक्टर 1 होता, जैसे हम एक संख्या आपको देते हैं 18 और 25, ठीक है, 1 मिनट, एक संख्या हम लिखते हैं 18 और 25। देखिए 18 किससे किससे भाग लगेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। और 25 किससे भाग लगेगा, 1 से, 5 से, 25 से। तो दोनों में कुछ मिला क्या, 1 के अलावा देखिए दोनों में क्या मिला, 1 मिल रहा है। यानी इस दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। यानी 18 और 25 क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया। आपकी भाषा में बोले तो 18/25 लिख दिए, बोले इसको काटो, कटेगा नहीं कटेगा, ये बात हो गया बुआ, समझे ना। बस तो इतने देखना, ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, बस आप इतना समझ लीजिए कि क्या आपस में कट रहा है। जैसे 14 और 35 ले लीजिए, तो जब हम 14 आपको 35 लिख के देंगे तो ये आपस में कट जाएगा ना 7 से, यानी इस दोनों का 7 क्या है, कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये मेरा आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं समझे। 18-25 तो अभी तुरंत बताए, ये सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका सार्व गुणनखंड 1 है, इसका सार्व गुणनखंड 1 नहीं है, इसका भी देखिए नहीं 13 से ही कट जाएगा, इसका भी देखो 21 से ही कट जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो बस इतने ही समझ लीजिए, आपस में अगर कोई अंक कट जाएगा, 2 अंक, क्योंकि हमेशा 2 अंक युग्म यहाँ आपको मिलेगा, सहअभाज्य संख्या जब आपसे पूछेगा तो युग्म आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपस में कट गया तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो
सभाज्य संख्या नहीं है, समझे कि नहीं समझे। एक और बात बता देते हैं, सभाज्य संख्या का म स HCF 1 होता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यौगिक संख्या आपसे पूछ रहा है। बोलिए भाई ये यौगिक संख्या क्या है, तो कुछ नहीं, कंपोजिट नंबर, जिसको आप लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से भाज्य संख्या कौन सा है। तो मेरे भाई भाज्य संख्या देखो, 11 क्या है अभाज्य, 31 क्या है अभाज्य, 41 क्या है अभाज्य। क्यों? क्योंकि ये तीनों केवल एक और स्वयं यानी खुद से भाग लगेगा, लेकिन 21 क्या है यौगिक भाज्य संख्या है। कैसे जी? तो 1 देखो 21 देखो, 1 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 7 से भी लग रहा है, 21 से भी लग रहा है, यानी क्या है भाज्य संख्या। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, वो ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें से कौन परिमेय संख्या। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए परिमेय संख्या जब बोलेगा तो दो तरीका से आपसे पूछेगा। एक तो देगा सीधा कौन परिमेय संख्या है, या आपसे पूछ देगा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या, वो भी परिमेय ही आपसे पूछा जा रहा है। खैर, तो आप जानते ही होंगे परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, जो PYQ के रूप में लिखा जा सकता हो और Q कभी 0 के बराबर ना हो। और याद रखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आ जाता है, क्योंकि ये इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक तो होता ही होता है। 0 आपका परिमेय है, क्योंकि बोले ना पूर्ण संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, तो 0 आपका परिमेय संख्या होगा। दशमलव में देखिए ये इस तरह का कोई दिखा, वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। बटे में अगर कोई अंक लिखा है वो आपका परिमेय हो जाएगा। माइनस में भी कोई अंक लिखा है वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। रेकरिंग में कोई अंक लिखा हुआ है वो आपका, क्यों ये हम क्यों आपको लिस्ट बता रहे हैं बार बार, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सवाल डायरेक्ट ऐसे भी दे देगा कि भाई 7.32 पे रेकरिंग है, तो भाई बताओ ये कौन सा संख्या, ऑप्शन में दे देगा पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय, तो याद रखिएगा इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा लिस्ट हो सकता है, इसलिए हम बार बार आपको ये बताते रहते हैं। 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या है। क्यों हम 22/7 को रेखांकित कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो बच्चा बोलता है कि भाई पाई अपरिमेय संख्या होता है तो पाई बराबर तो 22/7 होता है, तो 22/7 तो अपरिमेय हो जाएगा। तो ये दिमाग आपको नहीं लगाना है आइंस्टीन वाला। पाई जो होता है अपरिमेय होता है, पाई बोल दे, 2 पाई बोल दे, 3 पाई बाई 2 बोल दे, तो ये सब क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, समझे ना। लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल में हम जब आपका वीडियो बनाएंगे पहला चैप्टर का 1 शॉट वाला, तो उसमें हम डिटेल में सब आपको बता देंगे। अभी ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा इसको छोटा रखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब हम आ जाते हैं रूट वाला अंक पे, जैसे प्रतिशत पे भी कोई अंक आएगा वो भी आपका परिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बच रहा है, तो हम रूट पे आ जाते हैं। रूट का ऐसा अंक जो रूट से बाहर आ जाए, मतलब रूट को खत्म कर दे। जैसे रूट 1/16 बोल दिए, देखो तो 1 का वर्गमूल 1 और 16 का 4, तो ये रूट से बाहर आया कि नहीं आया। तो आप बोलिएगा कि ये जो है आपका परिमेय संख्या है, समझे कि नहीं समझे। साथ ही साथ देखिए इस तरह का भी अंक आपको दिख जाएगा, 1 सेकेंड, इस तरह का भी अंक दिख जाएगा, जैसे 3/12। तो देखो ये अभी रूट से बाहर नहीं होगा, लेकिन इसको काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और 1/4 रूट से बाहर होकर हो जाएगा 1/2। तो आपको ध्यान रखना है, जो अंक कट कर भी रूट से बाहर हो रहा है वो भी आपका परिमेय संख्या होगा। रूट पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए, ये फंडा है आपका परिमेय के लिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे देखो 1 का वर्गमूल 1, 144 का 12, तो ये रूट से बाहर हो गया, तो यही आपका परिमेय संख्या है। देखिए ये भी कट रहा है, ये कट के क्या हो गया 50, इसको काट दिया 1/10। बिल्कुल 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन क्या 10 रूट से बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, इसलिए ये अपरिमेय हो गया। रूट रहा मतलब अपरिमेय। देखो 32 है, 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 32 हो गया। देखिए इसका जोड़ा लगा, ध्यान से देखो, जोड़ा लगता है तो रूट से बाहर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये रूट से बाहर होकर 2 हो जाएगा। इसका जोड़ा लगा, रूट से बाहर 2, क्या इसका जोड़ा लगा, नहीं लगा, तो ये रूट के अंदर ही रह गया। यानी रूट 32 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 32 को आप लिख सकते हैं 4√2। तो रूट रह ही तो गया, इसलिए ये क्या है अपरिमेय। और ये तो सीधा अपरिमेय, क्योंकि यहाँ रूट 5 दिख ही रहा है कि नहीं। चलिए, यानी इस सवाल का जवाब देखिए ये हो गया था, ठीक है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि 8 पे पावर 0 गुने 2 पे पावर 0 बराबर क्या होगा। देखिए जब भी पावर 0 दिखे उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी 8 पे पावर 0 का मतलब 1, 2 पे पावर 0 का मतलब 1 और 1 गुने 1 का मतलब 1, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसी में बहुत तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है, पूछ देगा 2 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0 बराबर क्या। तो आप बोलिएगा 2 पे पावर 0 का मतलब 1, 5 पे पावर 0 का मतलब 1, यानी
2, जैसे ये दे देगा 6 पे पावर 0 प्लस 7 पे पावर 0 बटे 2 पे पावर 0 गुने 3 पे पावर 0। तो ध्यान से देखो अंश में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो 2 और नीचे 1 अर्थात 2। किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है, हालांकि इस सवाल का जवाब तो 1 हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, क्या वो प्राकृतिक संख्या होता है? तो नहीं होता। क्यों जी? क्योंकि देखो 3/2 परिमेय संख्या है, क्या वो प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं। पूर्ण संख्या है? नहीं, यानी ये भी नहीं। क्या पूर्णांक है? नहीं भाई। 3/2 देखो, खुद देख लो, 3/2 परिमेय संख्या है कि नहीं? क्या वो प्राकृतिक है, पूर्ण है, पूर्णांक है? नहीं। तो बिल्कुल वास्तविक संख्या होता है। याद कीजिए ना, वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होगा। लेकिन अगर यही सवाल अगर आपसे थोड़ा सा घुमा कर पूछ देता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो वो परिमेय संख्या हो सकता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? अगर बोल देगा कि आप प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय भी आ गया, जैसे ये वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन डी हो गया। समझे कि नहीं समझे? चलिए इसमें देखिए रेकरिंग का अंक आ गया, क्या होगा? तो इसका देखिए ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हम डायरेक्ट बताते हैं। जब भी सवाल में यहाँ 0 दिखे, दशमलव दिखे और जितना अंक दिखे और सब पे अगर रेकरिंग दिखे, तो इसका आंसर कुछ नहीं, जो है वो और नीचे में उतना 9 लगा लीजिए। 2 पे रेकरिंग था, 9 लगा लीजिए, सिंपल। ठीक है, जब ये रेकरिंग रहेगा तब, जैसे कि अगर 0.52 दिख जाए और यहाँ रेकरिंग रहे, तो इसको आप ऐसे करके नहीं लिख सकते। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं आपको कि जब भी 1 सेकेंड, जब भी 0 दिखे, दशमलव दिखे और बाद में जितना अंक रहे सब पे रेकरिंग रहे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वो अंक और जितना रेकरिंग था उतना 9। समझे कि नहीं समझे? बाकी इसका डिटेलिंग हम आपको वीडियो में बताएंगे कैसे ये P/Q के फॉर्म में बदला जाता है। बाकी 9th में आप इसको जरूर पढ़े होंगे, 9th में भी हम लोगों का पढ़ना था। तो इस सवाल का देखिए क्या जवाब हो जाएगा। 7 है, एक ही अंक है दशमलव के बाद, उस पर रेकरिंग है, यानी 7/9, सिंपल। ठीक है, तो 7/9 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, आपसे पूछा जा रहा है भाई कि इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको पता होगा बउआ कि हर परिमेय संख्या को हम दशमलव में बदल सकते हैं, हाँ कि ना? तो दशमलव में जब हम परिमेय संख्या को बदलते हैं तो वो 2 प्रकार से बट जाता है। कुछ दशमलव में जब बदलाता है तो वो शांत कहलाता है और कुछ अशांत कहलाता है। तो पहले समझ लीजिए शांत और अशांत आखिर होता क्या है। जैसे कि एक परिमेय संख्या हम देते हैं 3/8, एक परिमेय संख्या लेते हैं 3/8 और बोलते हैं इसको हम भाग करके ही चलो दशमलव में बदलने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो भाग लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे 0, तो क्या हो जाएगा 3 मर्त में 24, 6 दशमलव पड़ गया है तो 0 देते रहिए आप। फिर देखो 0 दे दो, है कि नहीं? तो इस बार क्या हो गया 5 मर्त में लग गया। यानी 3/8 को, जब हम 3/8 को दशमलव में बदलना चाहेंगे तो वो 0.375 हो जाएगा, हाँ कि ना? लेकिन अगर हम आपको बोल दें कि भाई 30/7 को दशमलव में बदलो, तो 7 को आप 30 से भागा दे दीजिए, 4 में 28, 2 आया, दशमलव दे दो 0, 2, 6। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर 0 दे दीजिए, 8। मतलब अब क्या ही बताएं हम, ये भाग खत्म होने वाला नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये भाग खत्म नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे? तो आप क्या देख रहे हैं, एक बार रिमाइंडर जो शेषफल है 0 बच गया जब हम इसको भाग देने का काम किए, लेकिन जब इसको भाग देने का काम किए तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। मतलब यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि एक जगह जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, जब हम इसको दशमलव में बदलने का प्रयास कर रहे थे भाग विधि से, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको हम अशांत बोलते हैं। हालांकि अशांत भी आगे चल के, अशांत का भी एक फॉर्म होता है, वो हम
अभी रहने देते हैं, अभी बस इस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये तो चलो हो गया भाग विधि। हम हमेशा भाग नहीं करेंगे, ठीक है। 10th में हम लोगों को क्या बताया है ना, शांत अशांत बतलाने के लिए हम ये समझाए आपको कि शांत अशांत होता क्या है कि नहीं। भाग दीजिए, अगर शेषफल 0 आ गया दशमलव में बदलने के बाद तो बोलिएगा शांत है, ठीक है। लेकिन अगर हमको पहचान करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या हमको दिखेगा ना बउआ, उसका हर का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। और 8 का देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, यानी ये शांत है। कैसे बोल दिए शांत है जी डायरेक्ट? क्योंकि याद रखिएगा शांत का एक विशेष गुण होता है। अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, तो उसका एक विशेष गुण होगा। और वो विशेष गुण क्या होता है बुआ, कि उसका जो हर होता है, ठीक है, जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसका जो हर होता है, वो हर जो है वो 2 और 5 के रूप का होता है। मतलब कि जब हम हर को देखेंगे, जिस भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने वाला है, उसका अगर हर को हम चेक करेंगे तो हर उसका 2 और 5 के रूप का होता है। अर्थात उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 और 5 दिखेगा। तो चलिए अगर हम इस सवाल को देखें जो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है वहाँ आप देख लीजिए 8 जो है, 8 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो क्या दिख रहा है, 2 गुने 2 गुने 2। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या है, ये शांत है। ये क्या है जी, शांत है। अब इसको देखो, अभी 15 को अगर आप देखिएगा, अच्छा सबसे पहले तो अच्छा चलिए लिख लेते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5। तो चूंकि 3 गुने 5 है, 3 दिख गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको पहले अंक को काटना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं चेक करना है। देखो 6 और 15 है तो पहले एकरा काट दो, 3 से 2 और 3 से 5, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्यों? क्योंकि हर में 5 है। नहीं भरोसा हो रहा है तो एकरा भाग दे के देख लो, देखिए है दशमलव प्रसार शांत। यानी ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब परिमेय संख्या दिया हो तो वो अपना सरलतम रूप में लिखा हो, और सरलतम रूप में लिखा हो फिर उसका हर चेक करेंगे कि हर में 2 और 5 है कि नहीं। अच्छा इसमें भी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड किए उसमें सिर्फ 2 दिख रहा है, सिर्फ 2 दिखा, 5 नहीं दिखा तो चलेगा, वो शांत है। सिर्फ 5 दिखा, अभाज्य गुणनखंड किए सिर्फ 5 दिखा, चलेगा, वो शांत है। लेकिन अच्छा 2 5 भी दिख गया फिर भी चलेगा। कितना 2 5 हो सकता है, संख्या उसका 2 5 का कितना हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों सिचुएशन में शांत होगा। लेकिन 2 भी दिख गया, 5 भी दिख गया और 5 के साथ 1 3 दिख गया, मतलब अशांत है। 2 5 के अलावे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे कोई भी अगला संख्या अदर संख्या दिख जाए उसको हम अशांत बोल देंगे, सिंपल। तो देखो ये भी शांत है, ये भी शांत है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम काटे हैं 3 से तो ये 3 2 और 5 हो गए, यानी ये भी शांत है, ये भी शांत है। अब इसका अगर आप कीजिएगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा। तो जब 7 गुने 7 गुने 7 ही हो गया तो ये अशांत है। 27 का कर दो, 3 गुने 3 गुने 3, तो ये भी क्या है, अशांत है। हालांकि अब चूंकि ऑप्शन दे रहे थे तो ऑप्शन में 2 2 शांत हो गया, परीक्षा में ऐसा नहीं होगा, तो ये भी शांत है और ये भी शांत है। कभी कभी देखिए एग्जाम में क्या होता है, इस तरह से आपसे सवाल पूछ देगा कि भाई 7 पे पावर 3 है, यहाँ 2 पे पावर 5 है, यहाँ 5 पे पावर मान लीजिए 7 है, इस तरह से, और यहाँ दे देगा 7 पे पावर, यहाँ दे देगा मान लो 343, और आपसे पूछेगा कि भाई बताओ ये शांत है कि अशांत है। तो आप क्या समझिएगा, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे, एक सेकेंड, इसको हम सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं। सवाल है यहाँ 343 है, यहाँ 2 पे पावर 5 है, यहाँ 7 पे पावर 3 है और यहाँ 5 पे पावर मान लो 3 है। तो आप क्या बोलिएगा कि हर में तो 7 दिख रहा है, यानी ये अशांत है। लेकिन नहीं, यहाँ 343 और ये कट जाएगा और क्या बचेगा, ऊपर 1 और नीचे केवल 2 और 5, इसलिए ये शांत है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल जब इस फॉर्म में पूछे, गुना उना के फॉर्म में पूछे, तो हर में कुछ ऐसा दे देगा जो कि ऊपर मौजूद होगा। जैसे कि मान लो दे दिया यहाँ पे 27, ठीक है, और नीचे दे दिया 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। खुद देखिए तो ये 27 है कि नहीं, 3 पे पावर 3 और ये 27 कट गया, तो फिर 2 और 5 बचा। समझे कि नहीं समझे? अरे भाई 2 पे पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुने 2 गुने 2। 5 पे पावर 2 का मतलब क्या है, 5 गुने 2। तो भाई हर में सिर्फ 2 ही 5 तो दिखा, 5 पे पावर 2 का मतलब 5 गुने 5 है, तो हर में 2 ही 5 तो दिख रहा है, इसलिए शांत हो गया।
सिंपल। तो यही शांत अशांत का खेल है। बाकी हम लोग आपको आगे किसी वीडियो में डिटेल में फिर और शांत अशांत को बताएंगे, जब हम लोग सब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे होंगे। अभी ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं, तो इतना ही हम आपको बताए हैं। साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत तो पहले पढ़े ही होंगे, जनवरी से लेकर मान लीजिए अक्टूबर तक। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।